नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। 1966 का एक आदेश जिसमें आरएसएस यानी संघ के कार्यक्रमों में जाने से सरकारी कर्मचारियों को प्रतिबंधित कर दिया गया था, रोक दिया गया। आज 1966 के इस आदेश को हटा दिया गया है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस आदेश को हटा दिया। सामने आज आया है आदेश 9 जुलाई का है। वो आदेश आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कंट्रोल रूम दिखा दीजिए, जरा आदेश दिखा दीजिए। इस आदेश को सामान्य रूप से जब आप देखेंगे तो इसमें कोई बड़े बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, भाजपा की सरकार है, हटा दिया, कोई बात नहीं। लेकिन दरअसल आरएसएस के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों को जाने का परमिशन देना एक बहुत बड़े या बहुत खतरनाक प्लानिंग का हिस्सा है। ये प्लान इतना खतरनाक है कि विपक्षी दल राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता, तेजस्वी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, इनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा इस बारे में न चर्चा करें। नीतीश, नायडू, चिराग, मांझी जो दिन रात मंत्री पद मिलने के बाद मोदी चालीसा पढ़ रहा है, इनके राजनीतिक भविष्य पर चर्चा करना जरूरी है। इस देश में विपक्ष खत्म हो जाएगा। इस देश में शाह का जो प्लान था 50 साल राज करने का, वो प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। क्या उसी दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है? भाऊ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस चर्चा की शुरुआत सीधे हम भाऊ के साथ करते हैं, लेकिन उससे पहले एक चिट्ठी ये देखिए। ये 1966 का एक आदेश है। इस आदेश में आप गौर से अगर देखेंगे तो आप देखिए, बस यहीं पर कंट्रोल रूम रोक दीजिएगा। यहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जमीयते इस्लामी, इन पर भी जमाते इस्लामी, इन पर भी, इनके कार्यक्रमों में भी जाने पर रोक लगाई गई थी। तो क्या संघ के कार्यक्रमों में जाने की जैसे छूट मिली है, उसी तरह अब जमात के कार्यक्रमों में, जमाते इस्लामी, जमात के कार्यक्रमों में भी जाने की कर्मचारियों को छूट मिलेगी? या यहां भी खेल बड़ा है? भाऊ, ये आदेश, ये हटा दीजिए, कंट्रोल रूम आदेश हटा दीजिए। भाऊ, 1966 का आदेश हटा दिया गया। अभी भी बहुत राजनेता, मैंने बहुत राजनेताओं की टिप्पणियां देखी, मायावती से लेकर कईयों की टिप्पणी प्रतिक्रिया आई। सब कह रहे हैं कि संघ और भाजपा के बीच जो टकराव था, मोदी जी उसको डाइल्यूट करने के लिए आदेश किए हैं। लेकिन मुझे थोड़ा, मतलब मेरे व्यक्तिगत, ये मेरी राय है, मेरे मन में थोड़ा आशंकाएं बड़ी हैं और खतरनाक प्लानिंग की तरफ मेरे मन लेके जा रहा है कि जब संघ की शाखाओं में, आज तो शुरुआत हुई है, संघ की शाखाओं में जाने पर प्रतिबंध हटा है, कल को क्या इस देश के सारे कर्मचारी और अधिकारी संघी मानसिकता के होंगे? हाफ नेकर में नौकरशाही होगी? क्या उस तरफ बढ़ गए हैं हम? और देखिए आशीष जी, इसको मैं दो तरह से देखता हूँ। हम्म, इंदिरा जी के समय ये आदेश आया था 1966 में। हम्म, उसके बाद 1970 में इस आदेश को फिर से लाया गया था, हम्म, ये रिमाइंडर के तौर पे। हम्म, 1980 में फिर तीसरी बार रिमाइंडर के तौर पे आया था कि ताकि सनद रहे, न जाए। लेकिन ये जो 9 जुलाई का आदेश है, ये आदेश 1966 का जो आदेश है 66 का, उसमें से संघ को ड्रॉप करता है। हम्म, मतलब 1966 का आदेश जारी रहेगा, 1966 का आदेश जारी रहेगा, उसमें से सिर्फ संघ हटाया गया है। हम्म, ये कहने का मतलब है हम्म, संघ, वो आदेश रद्द नहीं हुआ है, हम्म, वो आदेश बरकरार है, उसमें से संघ हटाया गया है, जमाती इस्लामी बरकरार हम्म, रखा है। मतलब जमाती इस्लामी में यदि आप चले गए तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। हम्म, प्रश्न 2 है आशीष। इसके पहले मैं एक छोटी सी आपको 30 सेकंड लूंगा, आपसे चुरा लूंगा आज, हम्म, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा किस्सा प्रैक्टिकल बताता हूँ। एक हमारे मित्र, यहाँ गांधीनगर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री है बहुत बड़ी, सबसे बड़ा हब है एशिया का गारमेंट का, जो मयूर विहार को लग के है, जमुना पार गांधीनगर। हजारों लाखों दुकानें हैं, हजारों करोड़ों का टर्नओवर। वहां मैं, एक जैन मेरे मित्र है व्यापारी, जब मैं उनके दुकान पे गया 2014 के बाद, तो मैंने देखा कि उनके यहाँ एक फोटो लगी हुई थी, उनके पिताजी की शॉर्ट में और टोपी पहने हुए, संघ की शाखा वाली। तो मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने बोला यार मुझे ये पता ही नहीं था।
अंकल संघ में भी रहे हैं पहले। तो उसने मुझे धीरे से कहा कि संघ में नहीं थे, फोटोशॉप करके लगाएंगे। और ये हमारे पिताजी नहीं, दादाजी। तो मैंने बोला फिर ये क्यों लगाए? बोले वो इतना बड़ा फोटो फ्रेम लगाया तो ये जो सेल टैक्स और बाकी जो टैक्स वाले जो तकलीफ देने आते हैं ना सरकार के लोग, वो फोटो को देखते बोले कि हम संघ से रिलेटेड है, तो चले जाते हैं। तो संघ के साथ अपने संबंध बताना, ये आपको एक शील्ड के रूप में काम आता है। आने वाले समय में यदि आपको प्रमोशन चाहिए, अपने हिसाब से पोस्टिंग चाहिए, तो आप संघ के कार्यक्रम में कितने एक्टिव है, इस पे आपका प्रमोशन और इस पे ड्यू होगा। और ये शुरुआत है आशीष। आने वाले समय में रिक्रूटमेंट में यदि संघ की शाखा का सर्टिफिकेट अनिवार्य है कि इस पोस्ट के लिए कम से कम 2 साल का प्रशिक्षण होना जरूरी है, उनकी कोई एग्जाम्स होती है, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, वो दूसरा वर्ग पास होना, तीसरा वर्ग पास होना, ये अनिवार्यता हो जाएगी। सवाल ये है, सवाल सरकारी कर्मचारी जो होता है उसके अपनी आजादी है अभिव्यक्ति की, वो अपना विचार विनिमय कर सकता है, लेकिन किस एक विचारधारा के साथ वो जुड़ नहीं सकता। मैं संघ की विचारधारा, जब संघ चालक बात करते हैं मोहन भागवत जी, मैंने उनका 2-3 साल पहले यहाँ 3 सीरीज के भाषण में थे वो सुने। मैं जब नरेंद्र मोदी जी के बारे में उन्होंने कहा, अहंकार की बात की, तब मैंने सुना। तो जब जब मैं मोहन भागवत जी को सुनता हूं, मुझे लगता है कि संघ में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन संघ बोलता एक और करता एक है। मोहन भागवत जी जरूर कहते हैं कि मुसलमान इस देश की अनिवार्यता है, मुसलमानों को साथ में लेके चलना है, लेकिन मुसलमानों के दुकान यदि चिन्हित हो रहे हैं और मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार होने की बात हो रही है, तो उस पर संघ मौन है। तो संघ अपनी मौन स्वीकृति दे रहा है, तो ये संघ ही करवा रहा है। यदि मैं ये कहूं तो फिर अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। रही मोदी और संघ की बात, मोदी संघ को टेक ओवर करना चाहते हैं, छोड़ दीजिए इसको। मोदी अब यदि या तो मोदी चाहेंगे या मोदी रहे तो संघ को टेक ओवर करेंगे, ये बातें 2-3 बड़ी क्लियर है। संघ पे अपना एक आदमी बिठा के रहेंगे, संघ चालक, और वो संघ चालक कहेगा कि मोदी जी ही भगवान है और हम भी सुबह से शाम तक मोदी जी को ही पूछ के काम करेंगे। ये इन दोनों के कंपटीशन में या तो मोदी जी घर जाएंगे या संघ चालक की जगह कोई दूसरा गुजराती एक संघ चालक बनेगा। ये बड़ा आने वाले समय में ये जो चल रही है इन फाइट्स, इसमें मुझे दिखाई देता है। ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये खींचतान है। नहीं तो जेपी नड्डा ये नहीं कहते कि हमको संघ की जरूरत नहीं। मोदी क्यों चाहता है या अमित शाह क्यों चाहते हैं? संघ को खुश करने के लिए नहीं। आप एक तरफ कहो संघ की जरूरत नहीं और दूसरी तरफ कहो संघ को खुश करने के लिए ना, ये शुरुआत है। और जब कर्मचारियों पे आपका कंट्रोल रहेगा तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल रहेगा। आपने अभी वर्तमान में देखा होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में ज्यादातर भले ही फर्जी हो लेकिन फीडबैक क्या आया? प्रशासन साथ में नहीं था, कर्मचारी साथ में नहीं थे। ये बहुत, देखिए आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर, ये जो बड़े ऑफिसर्स हैं सर्विसेज वाले, इनका आंकड़ा बहुत लिमिटेड है। ये सिर्फ 5% है या 10% है। ये जो 90% कर्मचारी है, कल कलेक्टर ने भी तय कर लिया कि हार्ड हिंदुत्व में मेरे जिले में चलने नहीं दूंगा। एसपी ने भी तय किया, लेकिन जो हवालदार रोड पे खड़ा है, जो सब इंस्पेक्टर है, जो इंस्पेक्टर है, जो थाना इंचार्ज है, जो एसएचओ है, स्टेशन ऑफिसर जो है, वो यदि संघी मानसिकता के होंगे तो आप कब तक कंट्रोल कर पाओगे? आप हताश हो जाओगे और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि पूरा कुनबा ही संघ का है, तो अब मैं किसको ज्ञान दूं? ये एक स्ट्रैटेजी के तहत शुरुआत है। 370 आपको नहीं मिले तो ये बैकडोर एंट्री है संविधान को खत्म करने की।
जब संघ के विचारधारा वाले लोग ही सारे कर्मचारी होंगे। अब इन्होंने कहा कि कर्मचारी, अब क्या होगा, सोशल मीडिया पे संघ के साथ संबंध बताना ये अनिवार्य होगा आपका। तभी आपका ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, तभी आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। क्योंकि मध्य प्रदेश में यदि आप जाओगे तो ऐसे कई जगह सारे कानून ताक में रख के अपॉइंटमेंट हुए हैं कारपोरेशन पे और बड़े बड़े जगह पे, संघ के बैकग्राउंड के लोगों के हो रहे हैं, और अथाह भ्रष्टाचार है, अथाह भ्रष्टाचार है। व्यभिचार की तो मैं बात ही नहीं करता, क्योंकि वो घिनौना है, घिन आती है बात करते समय। अथाह भ्रष्टाचार है। यदि कोई कारपोरेट का मैनेजर कल जीएम किसी कंपनी का, यदि वो संघ के कार्यक्रम में रोज जाता है और सोशल मीडिया पे आता है, किसी के माई की हिम्मत नहीं होगी, किसी के बाप की हिम्मत नहीं है गुरुजी उसको ब्लैकलिस्ट करने का, चाहे वो कितना भी कुकर्म करे, क्योंकि वो संघी है, संघ के कार्यक्रम में जाता है। आप सरकारी कर्मचारी हैं, आपको संविधान के अनुसार चलना चाहिए। क्या संविधान क्या परमिशन देती है, क्या नहीं देती, ये देखना चाहिए। आप इस देश के नौकर है, इस देश के सेवक है। आपकी विचारधारा हो सकती है। मैं सरकारी, यदि मेरे पिताजी यदि सरकारी नौकर थे, टीचर थे, तो वो गणपति की भी पूजा करते थे, गणपति उत्सव में भी जाते थे, दुर्गा उत्सव में भी जाते थे। लेकिन दुर्गा उत्सव कंपल्सरी नहीं करते थे। ये आज का अध्यादेश, इसकी शुरुआत है कि 1 साल बाद 2025 में यदि संघ की एक्टिविटी में हर कर्मचारी को जाना अनिवार्य होगा, ये आदेश आएगा। और आने वाले 5 सालों में आपको पूर्ण रूप से मानसिकता संघ की छाई हुई दिखेगी। इसीलिए इस पर हम चर्चा इसलिए लेकर के आए, ये बहुत खतरनाक प्लानिंग का इंडिकेशन है। शायद अभी नेता भी नहीं समझ पाए। मैं मायावती के बयान से ही मैं अंदाजा लगाया कि अब ये समझ से बाहर है किसी के लिए। देखिए, मायावती का तो बात हम इसलिए नहीं करते कि जो ऑलरेडी बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी तय करती होगी कि वो कहाँ उम्मीदवार खड़े करे, कैसे उम्मीदवार खड़े करे। तो बीजेपी एक नया नैरेटिव गाड़ने का प्रयास करती है। देखिए, बीजेपी को ये पता है कि इसके मायने ढूंढने वाले लोग भी होंगे। उनको पता है कि हमारे जैसे लोग बैठे हैं जो इस आदेश को सही मायने में विश्लेषित कर रेखांकित करने का प्रयास करेंगे कि ये षड्यंत्र का अंदर तक कहां तार जुड़े हुए हैं। लेकिन इसमें मोदी और संघ की झगड़े के बीच का रास्ता निकालने का ये जो नया परसेप्शन गाड़ा जा रहा है, ये बीजेपी द्वारा ही गाड़ा जा रहा है। कि संघ नाराज है तो मोदी ने खुश करने के लिए कहा, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। सवाल बड़ी बात का नहीं है। आने वाले समय में इस देश में वन पार्टी रूल होने जा रहा है, यदि ये सरकार ऐसी रही तो। और ये जो कर्मचारियों का जाने का पाप है, क्या ये पाप के भागीदार चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार होंगे? सवाल ये है। क्या ये भागीदार होंगे? इससे आगे का एक खतरा जो आपने भी कहा, 2 बातें तो अब तक साफ हो चुकी हैं। एक तो जो संघ को मनाने की कोई कोशिश नहीं है, संघ को खाने की कोशिश है, मनाने की नहीं है, संघ को खाने की। कि जैसे वो ईश्वर ने जब अपने मुख खोले तो पूरा ब्रह्मांड नजर आया, तो जब मोदी मुख खोलेंगे तो उसी के भीतर संघ नजर आएगा। ये लार्जर देन लाइफ वाले फॉर्मूले पर है कि बिगर देन आरएसएस। नहीं, वो जब अपने आप को जब भगवान मान चुके हैं, जब मोदी जी ने अपने आप को भगवान मान ही लिया है, तो उनके मुख में पूरा ब्रह्मांड आएगा, ये तो होना ही है। तो और दूसरा निष्कर्ष ये है कि ये शुरुआत हो चुकी है संविधान, लोकतंत्र, इस सबके समाप्ति की शुरुआत हो गई बिना 370 के। क्योंकि जब इस देश के कर्मचारी, अधिकारी सब संघी मानसिकता के, और होड़ लगेगी, अभी होड़ लगेगी भाव। देखिए, वही तो कहा कि गुलदक्षिणा वाले कार्यक्रम में गुलदक्षिणा देने के लिए होड़ लगेगी। अब संघ रख नहीं पाएगा लिफाफे गुलदक्षिणा के, जब ये खोल दिया गया। क्योंकि 10 साल से देख रहे हैं ना अधिकारी कर्मचारी कि भाई संघ के करीबी होने का, संघ सर्टिफाइड होने का, जैसे ISO 9000 होता है, उसका सर्टिफाइड होने का क्या फायदा? सिंपल सी बात है, कोई
हम इस फील्ड में हैं, लोगों को लगता है कि हमारे बहुत नेताओं से संबंध है, तो कई बार आते हैं लोग, बोला अरे आप किसी से बात करोगे तो देखो अशोक जी भला हो जाएगा, बेचारे ने टेंडर भरा है। यदि मैं किसी अधिकारी को बोलूं कि इसकी कुछ मदद हो सकती है क्या, तो वो बोलता है नहीं, उसको एक किसी संघ से आदमी से कहलवाओ, संघ के अपने संबंध रखने चाहिए। तो वो तो खुल आके कहेगा कि मैं सर शाखा प्रमुख हूँ, गाजियाबाद शाखा का, बताइए क्या करना है। तो उसको तो पहले चाय पिलाई जाएगी, उसकी आवाभगत होगी। तो कर्मचारी जिनको संघ से कोई लेना देना नहीं है, उनके लिए अनिवार्य होगा कि संघ के कार्यक्रम में जाएं। नौकरी करनी है, नहीं तो नौकरी, बाकी बची हुई नौकरी क्या करेंगे? डिमोशन होगा इनका। अब इसमें जो आंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, जो रिजर्वेशन वाले हमारे दलित भाई हैं, जो ओबीसी भाई है, उनको भी संघी बनना पड़ेगा। हाँ, यदि सरकारी नौकरी में रहना है, जय मनु कहना है, तो नमस्ते सदा वत्सले कहना है, जय मनु। हाँ, जय मनु कहना है, मनु है, ये अनिवार्य है। और इस षड्यंत्र को यदि विपक्ष समझने में नाकाम रहा, तो ये इस देश का दुर्भाग्य है। फिर लोकतंत्र नहीं बचेगा। सबसे बड़ा खतरा जिसपे आगाह करना जरूरी है, सबसे बड़ा खतरा भाऊ, जिस दिन ये सिस्टम, ये जैसे कहते हैं ना कि राजा के राज दरबारी जो घुड़सवार, जिस दिन ये सारे घुड़सवार, हाथी पर सवार, शेर पर सवार जितने भी हैं, सब बाबू से लेकर के और आईएएस तक, जब ये संघी हो जाएंगे, निक्कर में नौकरशाही हो जाएगी, इस देश की जनता क्या करेगी? जनता फिर तो जनमत खत्म हो जाएगा ना। फिर जनमत तो खत्म। भाई किसी को भी काम करवाना है, देखिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, खूब तकलीफ होगी आपको, बार बार फेल हो जाओगे आप। कोई कहेगा कि इसको 3 बार बोला संघ की शाखा में नहीं आता है, देख लो इसको, तो आपको संघ ज्वाइन करना पड़ेगा, शाखा ज्वाइन करनी पड़ेगी। फिर कोई एक आदमी फोन करेगा, अरे ये हमारा स्वयंसेवक है भाई, इसका लाइसेंस जल्दी बनवा दो, तो बन जाएगा। जीवन के हर मोड़ पे आपको सर्टिफिकेट लगेगा। मैंने कहा ना आपको कि 5 साल बाद इस देश में नौकरी पाने के लिए, लोन पाने के लिए, बैंक अकाउंट खोलने के लिए, इन तमाम चीजों के लिए संघ की शाखा में जाना अनिवार्य होगा। हाउसिंग लोन है, हाँ ठीक है। कहाँ घर लेना चाहते हैं? नोएडा में, ठीक है, सेक्टर 38 में। अभी वर्तमान में कहाँ रह रहे हो? महल विहार फेज 1, हाँ, वहां की शाखा में जाते हो, सर्टिफिकेट लेके आएगी। तो हर एक को घर में अपने दादाजी का फोटोशॉप करवाना पड़ेगा। अभी वो जो जैन साहब की, उसने कहा कि हमारे दादाजी को फोटो का फोटोशॉप करके हाफ चड्डी और टोपी लगवाई हमने उसको, और ऐसा फोटो बना दिया, बोले सर ब्लैक एंड व्हाइट। तो बोला जब भी आते तो हम पहले बोलते, बोले हमारे तो दादाजी पूरा परिवार क्या करे। बोले मैं तो इतने लोग मांगने वाले और ये सब राजनीति करने वाले, चंदा मांगने वाले और ये करने वाले, तो इससे अच्छा कि वो भी नमस्ते करके जाते हैं, एमएलए भी बीजेपी के। इनके दादाजी संग मुझे बहुत पहुंचे हुए लोग हैं। हाँ। ये मैं इतना हंसा और मैं उसको जोक समझता था, और ये मैं बताता था किस्सा, जब दोस्त यार सब इकट्ठा होते थे, बताओ ऐसा हो रहा है साथ, ये देखो ये चीज हो रही। लेकिन शायद अब ये चीज जीवन का एक अंग बनने वाली है। जैन साहब बहुत दूरदर्शी थे, उनको फोन करके बोलिएगा। नहीं मैं बोलूंगा आज मैं बोलूंगा, बधाई हो आपको। हाँ, बहुत दूरदर्शी थे, उन्होंने पहले ही से शुरू कर दिया था। खैर हाँ। ये स्थिति है। हाँ, अब जनमत बंधक हो जाएगा, अफसर कर्मचारी संघी हो जाएंगे, निक्कर में नौकरशाही होगी। ये सारे खतरे हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर मंडरा रहे हैं, कित्त जैसे मंडरा रहे हैं।
गिद्ध जैसे मंडरा रहे हैं, क्योंकि नोच लेंगे, खा जाएंगे लोकतंत्र को, संविधान। ये कहने में कोई गुरेज नहीं। हम इस शो को आज लंबा नहीं खींचेंगे, क्योंकि इस विषय पर अभी और चर्चा जरूरी है। इस विषय पर और हम गहराई ये से बहुत गंभीर चर्चा है और इसके एक एक पहलू पे चर्चा करनी होगी। आखिर जमीयत हम भाऊ, तो बहुत आखिर में जमीयत में भी जाने का परमिशन फिर दे दो। ना, मैंने कहा कि वो आदेश ही रद्द करते आप। मतलब सिर्फ संघ में जा सकते हो, जमीयत का खिलाफ क्या है अभी? जमीयत में क्यों नहीं जा सकते? दरअसल आशीष जी, मैं आपको बता दूं, ये कांग्रेस की गलतियां हैं कुछ, नहीं तो आरएसएस के पैरेलल एक सेवा दल की स्थापना कांग्रेस ने की थी। हाँ, और वो आरएसएस के बराबर खड़ा हो गया था। लेकिन समय के चलते अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार के उस सेवा दल को डिफंक्ट कर दिया, खत्म कर दिया इन्होंने। हाँ, खत्म, बिल्कुल अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, क्योंकि कांग्रेस में इतने धंधेबाज लोग हो गए। राहुल गांधी खुद कहते कि 2090 के बाद कांग्रेस ने अपने सत्ता के लालच में और स्वार्थ में पार्टी के प्रिंसिपल्स के साथ, विचारधारा के साथ कॉम्प्रोमाइज किया और मिली जुली सरकारें बनती रही और ये करते रहे, और पार्टी आज खत्म हो गई, बिल्कुल विचारधारा खत्म हो गई। आज वो कहेंगे कांग्रेस को कि आप बोलो ना, हमने ये थोड़ी बोला। कांग्रेस के भी कार्यक्रम में जा सकते, क्या है प्रॉब्लम? वो तो बैन नहीं है। लेकिन आपको संघ जैसा फिर आपके पास है क्या? एक सेवा दल था, उसको आपने खत्म कर दिया। मतलब सेवा दल जैसा फिल्मों में केस्टो मुखर्जी और ये कॉमेडियन के रोल होते हैं छोटे छोटे, वैसे पूरे संगठन में सेवा दल हो गया, कॉमेडियन हो गया सेवा दल। जो सेवा दल पूरे देश को बांध के रखता था कांग्रेस को, वो सेवा दल में ऐसे ऐसे अदने लोग, मतलब अब सेवा दल के कार्यकर्ता सिर्फ टोपी पहन के मुझे कांग्रेस के कार्यालय में दिखते हैं सेवा करते हुए। बाकी कुछ और झंडा वंदन के टाइम मिलते हैं, दिखते हैं वो से, और बाकी सेवा दल है कहाँ? ये सेवा दल ताकत हुआ करता था कभी, एक जमाने में ताकत हुआ करता था भाई, संघ के बराबर पैरेलल खड़ा कर दिया था। तो ये सारी चीजें हैं, और ये इनको अब समझ में नहीं आएगी। आज जो हम वार्निंग दे रहे हैं विपक्षियों को, और ये जो नरेशन नया गढ़ा जा रहा है मायावती जी को बोल के कि संघ को खुश करने के लिए किया जा रहा है, ये संघ को खुश करने के लिए नहीं है, ये संघ पे कब्जे की तैयारी। बिल्कुल संघ पे कब्जे की तैयारी। और एक बात, संघ के बहुत करीबी लोगों के पास जाने पर भी वो भी यही कहते हैं कि संघ जो कहता है वो कभी नहीं करता, और जो करता है वो कभी बोलता नहीं, सपने में भी नहीं बोलता, बिल्कुल सन्नाटे में रहता है। तो ये संघ, अब मोदी वाला संघ जब होगा, ये भागवत का संघ अभी दिख रहा है आपको, ये मोदी वाला संघ दिखेगा, जो इस आदेश के बाद संघ में बहुत सारे लोग मोदी के सिंपथाइजर हैं। हाँ, जो मोदी और योगी के हार्ड हिंदुत्व पे और मनुस्मृति लागू करने के लिए मानसिक रूप से तैयार है, उन लोगों के मोरल बूस्टर के लिए लाया गया, ताकि संघ के अंदर ही, जैसा आप अभी एक आपने देखा होगा जिसपे आप बाद में स्टोरी करने जा रहे हो, एक विस्तृत, कि एक शंकराचार्य के खिलाफ एक आदमी खड़ा कर दिया गया, जिसका काम है शंकराचार्य को सुबह शाम तक गाली देना। क्रेडिबिलिटी, ये करते क्या है, जिस आदमी को खत्म करना है उसकी विश्वसनीयता पे सवाल उठा देते हैं और दिन रात उठाते हैं। ठीक है जी, उठा। अब आपको यदि मोहन भागवत जी को खत्म करना है, तो आपने ये चाल चल के जो आपके सिंपथाइजर है संघ में, उनके हाथ में बड़ा टूल दे दिया कि आप किस डिसिप्लिन की बात करते हैं, क्या आप ज्ञान दे रहे हैं मोदी जी को। मोदी जी ने तो वो कर दिया, क्या मोदी जी करते हैं, मोदी जी ही सही है। जो अटल आडवाणी नहीं कर पाए वो कर दिया। आप गलत है, आप मोदी जी को सब ठीक नहीं समझ पाए, आप घर में जाइए। क्या मोहन भागवत को मार्गदर्शन मंडल में बिठाने की तैयारी है? सवाल वो है। इसको बहुत विस्तृत से, इसको बहुत डेप्थ से एनालिसिस करने की जरूरत है। ये इतना इजी नहीं है। एक आदेश आया, संघ का नाम ड्रॉप किया,
ना इसको अभी ये 370 ना मिलने का डिफिट एक्सेप्ट न करने का कारण है। 370 किस लिए चाहिए थे? कि संविधान बदलना है, इसके लिए चाहिए थे ना। 370 नहीं मिला, सत्ता में तो आ गए ना, संविधान बदल के दिखा देंगे, पिछले रास्ते से हम रास्ता करेंगे। ये जो दुकानों के ऊपर नामांकन है, ये मनुस्मृति है और क्या है। हाँ, वही सोच है। ये जो ऐसे से ये जो कर्मचारियों का, ये भी 370 न मिलने के कारण रुका हुआ मामला कर देंगे। सवाल बीजेपी ये करेगी, ये तो करना ही था। नरेंद्र मोदी और अमित शाह क्या करेंगे? ये 370 मिलने के बाद तो संविधान, देखिए मोदी जी को सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, लोगों को जो अधिकार मिले हैं, जनता को अधिकार नहीं देना है उनको। तानाशाह जनता के अधिकारों से नफरत करता है। तानाशाह को सिर्फ आदेश का पालन करने वाली फौज चाहिए, और संविधान आपको अधिकार देता है, इसीलिए संविधान की परेशानी है। बाकी संविधान से कोई लेना देना नहीं उनको। संविधान एक सामान्य इंसान को अधिकार है पूछने का, अधिकार देता है। वो अधिकार खत्म करने हैं आपको, तो इसलिए आपको संविधान बदलना होगा। और जब संविधान आप नहीं बदलेंगे तो आपके अधिकार कैसे खत्म किए जाएंगे? इसके लिए तैयारियां चल रही है, जिसकी कड़ी है ये जो आज आदेश आया है, 9 तारीख का जो आदेश है, वो जो आज पब्लिक के बीच में आया। इस आदेश पर ये अभी त्वरित इस पर जो एनालिसिस था वो था, आगे हम इस पे 10 पॉइंट में इस डेमोक्रेसी पर, आप पर, हम पर, संविधान पर, जनमत पर कितना खतरा है, 10 पॉइंट में इसको हम आप तक लेकर के आएंगे। यानी अभी इस प्रोग्राम में काफी कुछ समझना बाकी है। आज हम इतना ही वो करेंगे। मैंने अभी एक विषय पर और चलते चलते बोल दूं, भाव से भी अभी इस विषय पर हमने चर्चा नहीं की है, लेकिन फिर भी एक अनुभव के आधार पर हम एक नया कार्यक्रम शुरू करने का विचार किए हैं भाऊ। उसको शुरू करना है। कल मैं गया था एक जगह, वहां पर कंस्ट्रक्शन की जगह थी, इसलिए चला गया। एक डॉक्टर कर्नाटका हैं, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन, टूटे हुए घरों को बना करके लोगों को देते हैं। वहां जा करके उन्होंने कहा आप भी कुछ बोलिए, तो फिर कंस्ट्रक्शन और पॉजिटिविटी की बात थी, तो हमने डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन पर बात की। वहां कुछ लोगों ने, वहां पर कुछ लोग हमें और आपको जानते थे, आपको तो काफी लोग जानते थे, तो बड़ी आपत्तियां आई फिर वहां पर। और मंच ऐसा था जहां पर हम, पत्रकारिता का मंच नहीं था, वो एक विशेष कार्यक्रम था कंस्ट्रक्शन को लेकर के, पॉजिटिविटी को लेकर के, तो वहां पर बहुत चर्चाएं नहीं हो पाई। लोगों को बड़ी आपत्ति थी, बहुत सारे लोगों को, कि आप लोग एक तरफा वो करते हो, सिर्फ आलोचना करते हो, गोदी मीडिया में आप में फर्क नहीं रह गया है, बैलेंस करके क्यों नहीं चलते? तो हालांकि हमने थोड़ा बहुत कहा कि बैलेंस तो न किया है न करेंगे। बैलेंस करना काम है वो किराना के दुकान पर, कि इधर बाट रखेगा इधर सौदा रखेगा। हम न बाट है हमारे पास, न सौदा है हमारे पास, हम विक्रेता नहीं है, ना हम कांग्रेस को कुछ बेचते हैं ना भाजपा को बेचते हैं। लेकिन वहां से एक बात समझ में आई कि जिस दौर में हम हैं, इस दौर में हमें सप्ताह में 2 कार्यक्रम ऐसे रखने होंगे जहां पर हम जनता के सवालों को लें, लाइव लें, जनता के साथ हम जुड़ें, लाइव लें और उन सवालों का समाधान करें। क्योंकि डिस्ट्रक्शन पर ही आया, बहुत लोगों ने बड़ा बुलंदी में कहा कि आप लोग क्या बात करोगे, हमारे सामने बात करो। जिसने गलत बनाया है उसका तो गिरेगा ही गिरेगा, बुलडोजर चलेगा ही चलेगा। मौका नहीं था, नहीं तो वहां पर जितने आदमी थे, मैं एक सवाल मैं सबसे करूंगा, वो लोग तमाम दर्शक हैं देखते होंगे, कि आप अपने अपने पुश्तैनी गांव में, कस्बे में, घर में चले जाइए जहां भी नगर पालिका है, एक शख्स हो अपना एड्रेस दे दे, मैं उसका घर का नक्शा निकलवा करके और कंस्ट्रक्शन घर का चेक करवा देता हूं। एक आदमी पर चुनौती दे रहा हूं, 100-200 नहीं, एक आदमी जिसका नगर पालिका का नक्शा जो पास हुआ हो, घर उसी पे बना हो, एक आदमी खोज के आ जाएगा। मैं 1 महीना वीडियो नहीं। देखिए, आपने दर्शकों को यह भी समझ लेना चाहिए कि आपको एक तरफा किस लिए लगता है, क्योंकि सवाल सत्ता से पूछे जाते हैं।
सवाल सत्ता से पूछे जाते हैं। बुलडोजर पे यदि हमने सवाल उठाया तो फिर हाई कोर्ट ने भी उठाया और सुप्रीम कोर्ट ने भी उठाया। और आज तो आप भाजपा के भी कहिए लोग कि उठा रहे हैं, भाजपा के तो भी लोग भाजपा उठाए हुए भाजपा पे ये लोग उठा रहे हैं। हम्म, हम्म, यदि बुलडोजर चलता है उत्तर प्रदेश में तो आप बड़े खुश होते हैं, वही बुलडोजर चलता है कर्नाटक में तो आप कहते हो कि बदले की भावना से हो रहा है। हम्म, बुलडोजर को कोई अपना दिमाग नहीं होता, वो तो आदेशों पे चलता है। मैं अक्सर कहता हूं लोगों को कि चाइना भारत भूमि पे आया तो मैं क्या जाके अखिलेश को पूछूं, बताओ अखिलेश यादव चाइना को कैसा आने दिया? वो बोलेगा मैं क्या करूं, मैं विपक्ष में हूं। नहीं, उनके सरकार पिताजी किसी रक्षा की है। मंत्री थे भाऊ, बताना पड़ेगा, हाँ, उनके पिताजी रक्षा नहीं मंत्री नहीं थे। नहीं, तो भाई मैंने वही तो कहा, उनके पिताजी रक्षा मंत्री थे, तब बोलेंगे भाई तब आया होगा तो बताना। अब तो राजनाथ सिंह जी है, राजनाथ सिंह जवाब देंगे। हम्म, देश पे इतना कर्जा कैसा हुआ, 54 लाख से 2,05,000, 205 लाख करोड़, ये तो हम्म, मोदी जी और सीतारामन जी बताएगी ना। हम्म, इसमें राहुल गांधी तो नहीं बताएंगे। हाँ, कर्नाटक में यदि कुछ गलत हुआ तो सवाल तो पूछते हैं। विपक्ष कमजोर हुआ और राहुल गांधी के यहां भ्रष्टाचार हुआ तो सवाल तो पूछते हैं। क्या न्यूज लॉन्चर ने कर्नाटक में बीजेपी कांग्रेस सत्ता में आने के बाद पूरी विधानसभा को गोमूत्र से धुलवाया था, गंगा जल से धुलवाया था? क्या उसका क्रिटिसिज्म नहीं किया? क्या सरकार को नहीं घेरा? यदि मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाहिए हमने कहा तो आपको लगता है कि हम मोदी जी की खिलाफत कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी आंध्र प्रदेश में सरकार में 4% आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को रिजर्वेशन देते हैं, वो आपको अच्छा लगता है। अजित पवार सबसे बड़ा भ्रष्ट नेता था, मोदी जी कह रहे थे। अब मोदी जी के गोद में बैठा तो सबसे ईमानदार हो गया। सवाल तो उठाने पड़ेंगे ना। इसीलिए हमने इसीलिए तब एक भी कार्यक्रम। हमने तब भी हमने तब भी अजित पवार को भ्रष्ट कहा था और आज भी अजित पवार को भ्रष्ट कहते हैं। देखने का नजरिया आपका अलग है। जब हम तब भ्रष्टाचार कहते थे तो आपको आनंद आता था, अब भ्रष्टाचार कहते हैं तो आपको दुख होता है, क्योंकि आपको लगता है कि वो मोदी जी के साथ है और आपको लगता है मोदी जी सही कर रहे हैं। मोदी जी सही कर रहे हैं तो हमको कोई मना थोड़ी है, हम देश के विरोध थोड़ी जाना चाहते। हम सामान्य जनता की वेदनाओं को शब्द देते हैं। हम हम गलत हो तो हमने कहा कि हम तो न्यूज लॉन्चर खड़ा है यहाँ पे, न्यायपालिका में न्याय हो, हम गलत है या सही है। लेकिन सरकार को सवाल पूछते रहेंगे, चाहे चंद लोगों को दुख हो या सरकार को हाँ, तकलीफ हो। यह हमारा नैतिक धर्म है, क्योंकि हम वो पत्रकारिता करते हैं जो अक्सर विपक्ष का साथी माना जाता है। और जब यूपीए की सरकार थी और तब उन भ्रष्टाचारों पे जब हम चैनलों में बोला करते थे अशोक वानखड़े, तो तब भाजपा वाले कहते थे कि अशोक वानखड़े से जैसे पत्रकार, ईमानदार पत्रकार की बात सुनिए, देखिए वानखड़े जी क्या कहते हैं। तब कांग्रेसी हमको संघी कहा करते थे। आज कांग्रेसी हमको ईमानदार कहते हैं और भाजपाई कांग्रेसी, फर्क इतना है। हम वही हैं, ये सत्ता में आते जाते रहते हैं, इसलिए इनको तकलीफ होती है। तो फिर आपको अच्छा चलिए लगे अब या बुरा लगे, सवालों इसी तो पर पूछते रहेंगे। नहीं, और सवालों का जवाब भी देंगे, इसीलिए तो बिल्कुल कार्यक्रम सप्ताह बिल्कुल में 2 दिन हम बिल्कुल। आएंगे, लाइव आएंगे और हाँ, लेकिन एक सवालों बात का और है, जवाब दो देंगे। चीजें हैं हम्म, आशीष जी। हम्म, सवाल हम्म, शालीनता से पूछा जाए तो शालीनता से जवाब देगा, हम्म, अभद्रता आ जाएगी तो हम अभद्र नहीं हो सकते क्योंकि हम अच्छे परिवार से है। पॉइंट नंबर 2। दूसरी बात, सवाल उसी चीज का रिलेवेंट जवाब मिलेगा। आप ये नहीं कह सकते कि फिर इमरजेंसी क्यों लगाई थी। हाँ, बार बार आप इमरजेंसी की जगह करोगे तो इमरजेंसी तो टाइम हम बच्चे थे, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने इमरजेंसी का जवाब इंदिरा जी को दे दिया था, घर बिठा दिया हम्म। था और विपक्ष के हाथ में सत्ता दी थी। ये तत्कालीन विपक्ष इतना नालायक निकला कि आपस में लड़ मरा और फिर इंदिरा जी को सत्ता में ले आए। नहीं, इस पे ये जो शालीनता वाला, ये मेरे मन में मैं बोलने वाला था और आपने पहले हाँ, बोला
ये कायम रखिएगा। और सवाल, वैसे भी आपके सवाल सीधे हम तक नहीं आएंगे, वो सवाल कंट्रोल रूम के जरिए आते हैं, तो नहीं वहां नहीं, पर सवाल का फिल्टर हम जवाब, लगा रखे। नहीं नहीं हम नहीं, फिल्टर सवाल का लगा, जवाब भी देंगे सब, नहीं नहीं, सिर्फ भाषा, सवाल कितना भी कठिन हो जवाब देने कड़वा के लिए हो, बाध्य है। कड़वा हो, कड़वा, कठिन हो, लेकिन अभद्रता, हाँ, मर्यादाओं के को शालीनता, भाषा साथ की साथ शालीनता। हाँ, ऐसा नहीं कि ये जवाब नहीं दे सकते, लेकिन जिस परिवार से आए हैं, माँ बाप ने जो संस्कार दिए हैं, वो हमें अलाउ नहीं करते कि हम उस लेवल पे जाके जवाब दें, और कुछ नहीं। आखिर में वही बात, भाऊ ने कहा कि देश के खिलाफ हम नहीं जा सकते हैं, न जाते हैं न जाएंगे, लेकिन देश को मोदी नहीं मानेंगे, देश को राहुल नहीं मानेंगे, देश को अखिलेश, ममता, तेजस्वी नहीं मानेंगे, यह भी मान लीजिए। देश को हम व्यक्ति नहीं मानेंगे। व्यक्ति पूजकों से भी अनुरोध है कि वो देश पूजक बन जाएं, समाज पूजक बन जाएं, राष्ट्र पूजक बन जाएं। व्यक्ति पूजा ये सबसे बड़ा अपराध है समाज में। इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे और जल्द ही हम प्लान करेंगे वीकली 200 आपके जवाब देने के लिए हाजिर होंगे, भाऊ के साथ मैं भी रहूंगा। ठीक है, इजाजत दीजिए, कल दोपहर फिर मिलेंगे। नमस्कार।